पहली बार इतिहास में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने सीधे तौर पर ईरान की स्ट्राइक्स को जायज ठहराया है। बड़ी खबर है ये। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको हम अपडेट ले चलते हैं पैलेस्टीन, गाजा, हमास वर्सेस इजराइल वॉर में क्या हो रहा है। कल रात को इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और काफी देर तक चली, जिसमें ये फैसला होना था कि क्या किया जाए, किस तरह से इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे। हम उसके बारे में आपको वो खबरें बताते रहे हैं कि इजराइल के कैबिनेट के अंदर कितने डिविजन्स हैं। सीधे सीधे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर में गाली गलौज तक हो गई। और उसके बाद ईरान ने उसी दिन कहा था इजराइल ने उसी दिन कहा था 14 अप्रैल को कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आज 17 अप्रैल होने को आ रहा है और कल रात की जो मीटिंग हुई उसमें देखिए, जो इजराइल की कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें यह आया कि इजराइल की जो कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है और कैबिनेट ने ईरान पर हमला करने का निर्णय लिया और कहा जितनी जल्दी हो सके ये हमला शुरू होगा। अब देखिए, ये जो भाषा है जितनी जल्दी हो सके तब होगा, ये ईरान ने ऐसी भाषा नहीं यूज की थी। ईरान ने लगातार कहा था। ईरान 12 दिन रुका दमास्कस में जब इजराइल ने इरानियन कॉन्सुलेट पे हमला किया था। उसके बाद 12 दिन रुका, लेकिन उन 12 दिनों के बयानों को देखिए, वो इतने एग्रेसिव थे कि बिल्कुल क्लियर था कि ईरान स्ट्राइक करेगा। इजराइल जो है इस तरह की बातें कर रहा है कि बिल्कुल उचित समय पे होगा, बिल्कुल ठीक उस समय होगा। और जैसा कि अभी की जो ये भाषा है, ये जो जितनी जल्दी हो सके, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। जितनी जल्दी हो सके शुरू होगा, इसका क्या मतलब है। अब देखिए, इसके पीछे जो इजराइल की हार है, मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स में अकराबा, जो कि वेस्ट बैंक में है, कल एक सज्जन, उनका कमेंट भी आया था कि भाई इतनी सारी जगहों का नाम हम लेते हैं और लोगों को गाजा और इजराइल और हमास के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पता। लेकिन देखिए, नाम लेने का ही, अगर नाम नहीं लेंगे तो फिर रिपोर्टिंग कैसे। नाम लेना ज़रूरी है, नाम आपको याद ना रहे, लेकिन कि कोई भी जब आप अखबार पढ़ते हैं उसमें जब एक खबर आती है कि कहीं कुछ हुआ, कहीं छोटी सी जगह जो आपने नाम भी जिसका नहीं सुना है, तो वहाँ जो हुआ वो उस जगह का आपको नाम नहीं याद रहता है, लेकिन जो हुआ वो याद रहता है। अरे यार, यहाँ पर इतने लोग मारे गए, यहाँ पर इसने इतने लोगों को मारा, इसका मतलब ये हो सकता है। तो उसी तरीके से आप ये देखिए मोटा मोटी कि जो अकराबा में, वेस्ट बैंक में जो पूरा युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध अब फिलिस्तीनी जो विलेजेस हैं और जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शिविर हैं, उनमें और इजरायली सेटलर्स में सीधे सीधे गोली चल रही है। और आईडीएफ इजरायली सेटलर्स की मदद कर रहा है, लेकिन इजरायली सेटलर्स की पूरी तरह से मदद करता आईडीएफ दिख भी नहीं सकता है, क्योंकि कई सेटलमेंट्स अमेरिका और वेस्ट ने सैंक्शन कर रखे हैं। कई ऐसे सेटलमेंट्स हैं जिनको अमेरिका और वेस्ट ने सैंक्शन किया हुआ है कि यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर सेटलमेंट्स हैं। और यहाँ तक कि कुछ बैंक अकाउंट्स भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिए थे इस सवाल पे। जो अमेरिका और इजराइल में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है टैक्टिक्स के सवाल पे, वैसे दोनों एक है। तो अब क्या है कि ये जो अकराबा में हुआ, और अकराबा में जो कई दिनों से एक युद्ध हुआ और अभी तक आज फिर से वहाँ पर शुरू हुआ, तो उसमें जो इजरायली सेटलर्स जब भी पीछे हटते हैं तो आईडीएफ सामने आता है और वो सीधे सीधे गोली चलाता है। लेकिन अभी तक आईडीएफ की गोली से कोई फिलिस्तीनी नहीं मरा है। और क्या हो रहा है कि पूरे वेस्ट बैंक का जो पूरा वेस्ट बैंक आर्म हो रहा है। पूरे वेस्ट बैंक को हथियारों से लैस किया जा रहा है। हर घर वहाँ पर हथियार पहुँच रहे हैं, और ये हमास प्रोवाइड कर रहा है और जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो एक घटना आज हुई कि एक ट्यूबस में आईडीएफ के बुलडोजर को उड़ा दिया गया है एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से। और इसमें जो खास बात थी कि ये जो बुलडोजर था, ये पूरे ट्यूबस को तहस नहस कर रहा था। इसने करीब 1/4 हिस्से को, और जो ये एक्स्ट्रा लार्ज बुलडोजर था, ये D9 बुलडोजर होते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेशल वैरायटी होती है जिसमें एक प्रोटेक्टिव गियर भी लगे होते हैं। तो ये उस तरह का था। तो ये पूरा तहस नहस सब चीज़ें कर रहा था। लेकिन और ये इजराइल को कॉन्फिडेंस था कि इसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो वेस्ट बैंक में, उसके पास हथियार नहीं है कि इस बुलडोजर को वो नष्ट कर सके। ये इजराइल का मानना था। लेकिन हथियार वहाँ पर उन्होंने वहीं बनाए वेस्ट बैंक में, और उन्होंने इसी बुलडोजर को
उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया, जो इसराइल के लिए एक शॉक है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि गाजा में ज़्यादातर हथियार है। वेस्ट बैंक में एक इस तरह का सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइस पहली बार यूज़ हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिजबुल्ला ने देखिए आज सुबह से जो हमले किए हैं, उन्होंने आयरन डोम को, उन्होंने एक वीडियो जारी किया हिजबुल्ला ने, और जिसमें पूरा एक टेक्निकल वीडियो है, जिसमें उन्होंने पूरी एक मैप्स ड्रॉ करके और पूरा बताया कि किस तरीके से आयरन डोम उन्होंने फिर से भेज दिया है। जगह का नाम है कफर ब्लूम, नॉर्थ इसराइल में। अगेन जगह का नाम कफर ब्लूम है, वो आपको याद ना भी रहे, लेकिन जो बड़ी बात है याद करनी चाहिए कि हिजबुल्ला ने बकायदा आयरन डोम आज फिर पियर्स किया। इसका देखिए महत्व है। हर दिन अगर आयरन डोम पियर्स होता जाएगा तो फिर क्या होगा, आयरन डोम खत्म हो जाएगा, उसका पूरा जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इसराइल को हटाना पड़ेगा। उसके बाद के जो एडवांस सिस्टम्स है वो अमेरिका के हैं, अमेरिका को सीधे मैदान में आना पड़ेगा। इसके पीछे देखिए छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, ये आप समझ लीजिए। छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बहुत बड़े राज छुपे होते हैं, और राज ये है कि इसमें जो इसराइल की हार हो रही है और सीधे अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ रहा है, ये अमेरिका की एक तरह की हार है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो सीधे अभी फिलहाल वो सीधे आए। इलेक्शन की बात तो है ही, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी, लेकिन देखिए उसको मजबूर कर रहा है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस। उसके बाद आप देखिए तो एक जो गाजा सिटी और गाजा सिटी से जो लगे हुए सेटलमेंट्स हैं, उन पे 107 मिलीमीटर रॉकेट से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास ने मोटर फायर किया, उन्होंने वार किया। अब देखिए यहाँ भी वही बात है कि इतनी बार, कल भी देखिए सिटी रोड पे गाजा से बमबारी हुई थी जो इजरायली सेटलमेंट है। अब गाजा के बाहर जो इजरायली सेटलमेंट है उन पे बमबारी का क्या महत्व है? एक तो गाजा के अंदर लड़ाई चल रही है, वो तो है ही उसका महत्व। उसके बाहर जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उन पे लगातार जो मार हो रही है उसका क्या महत्व? उसका महत्व देखिए यही है कि 7 अक्टूबर में जो सेटलमेंट्स को तबाह कर दिया हमास ने, और उसके बाद 6 लाख इजरायली आज साइकोलॉजिकल हेल्प मांग रहे हैं। कल को ये संख्या 1 मिलियन होगी, 10 लाख होगी, उसके बाद ये संख्या 15 लाख होगी, उसके बाद ये संख्या 2 मिलियन होगी। क्योंकि इजरायली सेटलर्स देखिए वो एक अलग ब्रीड है, जिनको बाहर से इधर से हाल से बुला के, ज़्यादातर लंपट गुंडे टाइप के लोग हैं और उनको हथियार आपने दे दिया। लेकिन जो गाजा के बाहर के सेटलमेंट्स हैं वो शुद्ध नागरिक हैं, वो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं। जब वो अपनी स्टेबिलिटी, मतलब उनको 1948 के बाद सोचिए, जो 1950-1955 में पैदा हुई जनरेशन और जो जिसने हमेशा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देखी है, जो लड़ाइयाँ हुई बाहर हो रही हैं, उसके अंदर घुस के उनको इनसिक्योर करना। और इसमें राजनीति क्या है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, कि वो फिर इजराइल पे दबाव डाले, इजराइल के समाज पे इतना दबाव पड़ जाए कि वो अंदर से टूट जाए। अब देखिए, अब ये इस हमले के बाद एक दुखद खबर आई कि इस्माइल हानिये, जिनके जो हमास के पोलिट ब्यूरो मेंबर चीफ, और उनके 3 बेटों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया था कुछ दिन पहले। एक पोती उनकी बची थी 1-1.5 साल की, और उसका भी अंतकाल हो गया। इसके बाद देखिए जो बेत हनून में क्या हो रहा है कि बेत हनून नॉर्थ गाजा में, और वहाँ पर चक्कर ये है कि वही जैसे मैंने बताया कि फिर से भयंकर जुल्म इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं के चेहरे से हिजाब हटाना और पुरुषों को उनको नंगा करना और उनको उस तरह से परेड कराना। वजह उसमें देखिए क्या है कि वेस्ट ने इजराइल से कहा है कि अगर राफा पे तुम्हें हमला करना है तो वहाँ पर सिविलियंस की संख्या कम करो। अब सिविलियंस की संख्या कम करने का मतलब है कि इजराइल अलाउ कर रहा है कि साउथ से नॉर्थ तुम आ जाओ, और उसने अलाउ किया है। लेकिन इजराइल है तो बड़ा पेटी टाइप का, लठैत टाइप का देश, तो जो साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं उन पे बमबारी कर रहा है। उसके बाद जो बेत हनून में जो लोग लौट आए हैं उन पे जुल्म कर रहा है, ताकि वो इस चीज़ को फिर एक बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज़ कर सके कि हमने अलाउ तो कर दिया है नॉर्थ में आने के लिए, लेकिन नॉर्थ
कि जो सिविलियंस हैं वो पूरी तरह से हमारे ग्रिप में हैं, हम जैसा चाहे हम उनके साथ ज़्यादती करेंगे। और जो नेगोशिएशंस कायरो में चल रहे हैं उसमें, अब क्योंकि नेगोशिएशन लगातार चल रहे हैं, उसमें कभी बीच बीच में खबर आती है ख़त्म हो गए फिर शुरू हो गए, लेकिन नेगोशिएशन लगातार चल रहे हैं। तो उन नेगोशिएशंस में वो बेत हनून को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है कि देखिए यहाँ के सिविलियंस पे हमने कब्जा कर लिया है। अब अमेरिका हर चीज़ तो देख नहीं सकता ना, अमेरिका, और उसको अमेरिका के लिए भी कन्वीनियंट है ये कहने के लिए कि देखिए इजराइल जो है साउथ से नॉर्थ उसने ऑलरेडी अलाउ करना शुरू कर दिया है, जो हमास की डिमांड थी। लेकिन नॉर्थ में पहुंचने के बाद उन सिविलियन के साथ क्या हो रहा है, ये पूरा जो मुद्दा है ये बहुत ज़रूरी है सामने आना, क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स बात नहीं करेगा, इस पर वॉशिंगटन पोस्ट नहीं बात करेगा। इसलिए जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है उसके बारे में, उसकी जो रणनीति है इजराइल की, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। और वहाँ पर क्या हुआ कि हमास ने पहुँच के वहाँ पर स्नाइपिंग शुरू कर दी, स्नाइपर्स अपने वहाँ पर प्लेस कर दिए, जो इजरायली जो भी ऑफिसर है या कोई ये प्लेटून कमांड वो है लीडर है, उसको वो लोग स्नाइप कर रहे हैं, उसको स्नाइपर से ये स्नाइपर गोली से मार रहे हैं। और उन्होंने कम से कम इस तरह की करीब 11 वारदातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक बड़े सिविलियन हिस्से से इजराइल को हटना पड़ा है। अब देखिए 4 रॉकेट लेबनान ने और लॉन्च, ये हिजबुल्लाह ने लेबनान से और लॉन्च किए, और ये जो हैं जो सीधे जो है अलकौश इजरायली सेटलमेंट है उस पर गिरे। खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि इसमें सायरन बजा। अलकौश में जो गिरा, जो पहले कफर ब्लूम में जो रॉकेट मारे थे आयरन डोम को जो पियर्स करके, उसमें सायरन नहीं बजा था। इस बार सायरन बजा, लेकिन सायरन बजने के बाद जो 4 रॉकेट छोड़े, 2 तो उसमें इंटरसेप्ट हो गए, 2 निशाने पे लग गए। अब ये भी देखिए कि एक्सपेरिमेंट है हिजबुल्लाह कर रहा है, डे टू डे बेसिस पे, कि उसने 4 रॉकेट मारे, 2 इंटरसेप्ट हुए, सायरन बजा, उसके बाद भी 2 निशाने पे लग गए। अब इसके बाद देखिए कि जो पूरी स्थिति आती है वो गाज़ा के अंदर फिर एक जो टैंक्स का मूवमेंट है, इजरायली टैंक्स, उन्होंने फिर से नॉर्थ गाज़ा से आगे बढ़ना शुरू किया सेंट्रल गाज़ा की तरफ। नुसैरियत में जहां लड़ाई चल रही है सेंट्रल गाज़ा में, उसको कवर करने की कोशिश की और वहां पर उन्होंने बमबारी भी की। लेकिन वहां पर जो क्लोज कम्बैट हमास कर रहा है कि नज़दीक आके इजरायली सोल्जर्स को मार रहा है, वहाँ पर ये टैंक्स इनफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो जब फायरिंग करते हैं, उन्होंने जो फायरिंग की 2 जगह फ्रेंडली फायर जैसी सिचुएशन बन गई कि जिसमें अपने ही सोल्जर्स को मारने की नौबत आ गई। कुछ इजरायली घायल भी हुए अपने ही टैंक से, अपने टैंक फायर से। क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है कि अब जैसे नुसैरियत में जो लड़ाई चल रही है सेंट्रल गाज़ा में, उसमें वो आर्टिलरी सपोर्ट इजराइल के सोल्जर्स मांगते हैं। तो आर्टिलरी सपोर्ट जब आती है तो उस समय, उस टाइम को कैलकुलेट करके हमास जो है उसी समय हमला करता है, और क्लोज क्वार्टर हमला करता है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई हो, सीधी सीधी, और वो उस तरह के नारे लगाता है। ऐसा भी लगता है कि जैसे बहुत सारे फाइटर्स एकदम से आ रहे हैं। तो जो आर्टिलरी सपोर्ट है वो जब फायर करता है, जो टैंक्स हैं वो जब फायर करते हैं, तो उनका डायरेक्शन एक तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वहाँ पर तो उतने पास है, तो उनको तो हमास की पोजीशंस को मारना है ना। तो जहाँ से हमास नारे लगा रहा है वहाँ वो मारेंगे, वहाँ उन्होंने मारा, लेकिन वो डिकॉय, वो बिल्कुल वो एक फर्जी एक चीज़ हमास ने क्रिएट की, जहाँ पर वो फेल हो गए। दूसरी जगह जब उन्होंने, जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ मारा, तो उनके अपने सोल्जर्स घायल हुए। अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जो इजरायली आर्मी है उसने अपने ही सोल्जर्स को मारा है। अब देखिए हम फिर से चलते हैं कि अब उस पे चलते हैं कि जो रशिया में जो बात हुई, प्यूटिन ने जो कहा। देखिए प्यूटिन की जो भाषा इस बार रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी हेड ऑफ स्टेट ने एक दूसरे स्टेट को इस तरह से सपोर्ट किया है। ये जो प्यूटिन का लेटेस्ट जो बयान है, ये उनकी बातचीत ईरान के जो प्रेसिडेंट रईसी हैं उनसे बातचीत हुई प्यूटिन की, और उसमें उन्होंने, प्यूटिन ने बयान दिया और कहा कि व्हाट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिड इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्ट दैट हैपेंड क्रिमिनली
एंड इन लाइट ऑफ द इनएक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो दमस्कस में इसराइल ने हमला किया था उसमें सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने कहा कि जब सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन नहीं कर पाई तो इसराइल तो, और ये जो इसराइल का क्रिमिनल बिहेवियर था, तो ईरान ने जो उसके जवाब में हमला किया है was the best way to punish the aggressor and represented the tactfulness and rationality of Iran's politicians। कि उनकी जो टैक्ट है, उनकी जो डिप्लोमेसी है और उनकी जो रैशनैलिटी है, ये उसको प्रूव करता है कि उन्होंने कितने सधे तरीके से सधे टारगेट्स पर उन्होंने हमला किया। प्यूटिन खुल के सामने आ गया। द रशियन हेड ऑफ स्टेट ऑल्सो एडेड that Moscow believes Tehran is one of the main pillars of stability and security in the region। तेहरान को उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का ये वन ऑफ द मेन पिलर्स है। During the phone call, the two presidents exchanged views on the current state of Iran-Russia relationships, both expressing their intentions to promote steady bilateral cooperation across multiple regions, including the implementation ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स रशिया और ईरान साथ मिलकर कर रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि रशिया के भी कुछ एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ईरान यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं ये सिविलियन है और ये एक तरह से दोनों देशों की और उसके बाद चाइना को भी, जो चाइना से भी लिंक होते हैं, ये लगातार यहाँ पर ये जो पूरा एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो एक्सटेंडेड आर्म बन रहा है ये उसको मदद कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, प्यूटिन एंडेड द कॉल बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग रईसी एंड ऑल मुस्लिम्स ऑफ ईरान एंड द मिडल ईस्ट ऑन द होली डे ऑफ ईद उल फित्र विच मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। मतलब ईद तो पहले हुई थी, लेकिन जो उनकी बातचीत हुई है मेरे ख्याल से 15 अप्रैल की बात है जो आज खबर आई है, उन्होंने ईद मुबारक भी सबको विश किया। अब देखिए, अब इसके पीछे देखिए क्या है कि ईरान एंड रशिया आर डेवलपिंग अ डीपनिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दैट कुड प्रूव क्रूशियल इन हेल्पिंग ईरान डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल। ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट में छपा था। द पोस्ट क्लेम्स दैट अकॉर्डिंग टू अ लीक्ड रशियन डॉक्यूमेंट, stolen Iranian emails and interviews with US intelligence officials, Russia has pledged to provide Iran with advanced fighter jets and air defense technology, assets that could help Tehran harden its defenses against any future strike by Israel। अब इसमें देखिए क्या है कि इजरायली ऑफिशियल्स भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनको ये, उन्होंने अपना जो वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम ईरान से तो लड़ सकते हैं, हालांकि ईरान से कितना लड़ सकते हैं वो तो देखिए अभी तक हम लोग ने देखा नहीं है, अभी तो वो जब स्ट्राइक होगी इजराइल की तब समझ में आएगा। लेकिन रशिया के साथ जो ईरान की जो नज़दीकी है, इससे कैसे लड़े, और इसको लेके फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने सवाल भी पूछा कि भाई रशिया का एक समय नेतन्याहू ने यूक्रेन वॉर के समय उस तरह से एग्रेसिवली रशिया को अटैक नहीं किया, तो उस पर लोगों ने कहा कि ये देखिए ये रशिया की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, वो हमेशा से 1948 के बाद से वो फ़िलिस्तीन के साथ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में। बल्कि आपको बताएं, जो यूएसएसआर था उसने फ़िलिस्तीन के सवाल पे जो एक यहाँ तक पास करा लिया था कि अगर इजराइल, क्योंकि एक रेजोल्यूशन इजराइल 1976 में लाया था कि इजराइल का जो क्रिटिसिज्म है वो एंटी सेमिटिक है, तो रशिया ने उस समय यूएसएसआर था, उसने इस चीज़ को हटवाया कि इजराइल का क्रिटिसिज्म एंटी सेमिटिज्म नहीं है। एंटी सेमिटिज्म तो हो गया भाई, जैसे इस्लामोफोबिया है वैसे एंटी सेमिटिज्म है। तो ये क्या मतलब, इजराइल को अगर हम वो करें क्रिटिसाइज, और इजराइल इतना जुल्म कर रहा है और 1976 में भी जुल्म कर रहा था, तो इजराइल ने इलीगल लैंड ऑक्यूपाई की है पैलेस्टीनियंस की, इलीगली ऑक्यूपाई की है, तो इसलिए ये चीज़ हम कैसे मान लें, तो वो उनको एंटी सेमिटिज्म उस चीज़ को हटाना पड़ा, और ये रशिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब उसके आगे देखिए क्या है कि जो Su-35 फाइटर जेट्स हैं रशिया के, ये गेम चेंजर्स हैं। Su-35 फाइटर जेट्स एंड S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि
F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, ये F-35 जो अमेरिका के प्लेन्स हैं जो इसराइल यूज़ कर रहा है, ये उसके मुकाबले खड़े होते हैं। और इसमें अभी तक दुनिया ने F-35 और ये जो रशिया के Su-35 फाइटर जेट्स हैं, इनमें अभी कोई सीधी लड़ाई दुनिया ने नहीं देखी है। तो ये जो देखी बात है कि ईरान के पास फाइटर जेट्स इस तरह के आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इजराइल ने अगर ईरान पे हमला किया तो क्या होगा? और एक आपको इस राउंड अप को ख़त्म करने के पहले एक आपको और बड़ी सनसनीखेज बात बताएं कि हमास को ईरान ने तय किया है कि जो एयर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमास की वो बढ़ाएगा। मतलब हमास के पास जो हमने आपको पहले बताया था कि एक एयरफोर्स, छोटी मोटी एक एयरफोर्स हमास अपने स्तर पे बिल्ड कर रहा था, उसको और टेक्नोलॉजी दी जाएगी और उसके जो टनल्स हैं वहाँ पर जो उसके कारखाने हैं, उन कारखानों को और मॉडर्नाइज किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि एक लेबनान में एक मर्डर भी हुआ और इजराइल का कहना था कि वो उस आदमी का मर्डर मोसाद ने किया जो इजराइल और हमास के बीच जो फंडिंग संभालता था, उसका नाम शायद अहमद सुरूर था। तो लेबनान में उसका असैसिनेशन हुआ और ये करीब 3 अप्रैल की बात है। 9 अप्रैल तक वो खबर आई और वो था जो ईरान और हमास के बीच पूरा जो फाइनेंस का काम है, जो मनी ट्रांजैक्शंस हैं और जो हथियारों का भी आदान प्रदान होता है, उसका काम देखता था। लेकिन इस तरीके के कम से कम 11, जो खुद मोसाद की रिपोर्ट है, इस तरह के 11 लोग हैं। एक को तो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया सो कॉल्ड, लेकिन 10 उसमें से और है। और जो ये सबसे जूनियर था जिसको उन्होंने मारा, तो 10 और हैं। और ये जो हैं किसी न किसी तरीके से जो एयरप्लेन, जो एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी जो टेक्नोलॉजी है, वो हमास तक, जो रशिया की है, वो ईरान के माध्यम से हमास तक पहुंचेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।